हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके ही सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां आज अपन चर्चा कर रहे हैं। अपन बात कर रहे थे कक्षा 12th बायोलॉजी का। अपन ने सिलेबस चालू किया था, तो उसमें 2 वीडियो अपन ने कर चुके हैं, 2 लेसन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके बारे में अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हो, उन वीडियो को। आज अपन नया जो चैप्टर है, चैप्टर 3 उसे चालू कर रहे हैं। तो बायोलॉजी का जो चैप्टर 3 है वह परागण, निषेचन, भ्रूणपोष और भ्रूण परिवर्धन, ये 4 टॉपिक इसके अंदर मुख्य रूप से दे रखे हैं। तो आज अपन इस चैप्टर का जो पार्ट फर्स्ट है वह करने जा रहे हैं, जिसमें अपन मुख्य रूप से परागण, परागण क्या होता है, परागण के प्रकार और परागण की विधियां, इनके बारे में अपन मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं। तो परागण की आज संपूर्ण जानकारी आज अपन इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक चालू करते हैं। उससे पहले कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए आप लोग, और इस वीडियो को देखते हुए नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि लॉकडाउन में आप लोग पढ़ सको, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स हो रहा है वह बहुत ही कम आ रहा है चैनल पर। इसलिए मेरे को लग रहा है कि शायद आप बराबर है पढ़ नहीं रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स ग्रुप है वह भी क्या हो रहा है, इस पर कम ध्यान दे रहा है। तो आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बार बार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं अपने ग्रुप पर, तो उसे ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। उस वह सब आपके फ़ायदे के लिए, हमारा उसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप अगर सक्सेस होगे तो हमारा बेनिफिट उसके अंदर है, लेकिन अगर आप देखोगे ही नहीं तो सक्सेस कहाँ से होगे। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिए। तो आज चालू करते हैं। आप सबसे पहले नोट्स बनाओ तो हेडिंग लगानी है, लेसन 3 परागण, निषेचन, भ्रूणपोष व भ्रूणपोष का परिवर्धन, यानी भ्रूण का परिवर्धन। ये तो रहेगा अपने चैप्टर का नाम। फिर फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे अपन परागण, और सबसे पहले अपन बात क्या करेंगे, परागण की जो परिभाषा होती है, परागण या पोलिनेशन, वह क्या होती है। तो नोट्स जो भी बनाओ साफ सुथरे बनाने। अब देखिए परागण किसे कहते हैं। तो पुंकेसर के परागकोश भाग से परागकणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब अगर आपको पुष्प की संरचना अगर थोड़ी सी याद आ रही है तो देखो, यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या था अपना, यह एक अपना परागकोश भाग था, ऊपर है ये परागकोश है, ये पूरा अपना नरजनन जो था पुंकेसर वह दिखा दिया। ये पूतंतु भाग हो गया, ये ऊपर 2 परागकोश पालिया हो गई, इनको जोड़ने के लिए मध्य में संयोजी ऊतक से निर्मित संरचना योजी। इस परागकोश भाग में क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। उन परागकणों को क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। अब ये परागकण क्या करते हैं कि जो मादा जननांग होता है, जिसे अपन स्त्री केसर या अंडक के नाम से अपन जानते हैं, ऐसा होता है, जिसमें ये पार्ट तो अपन कहते हैं अंडाशय हो जाता है, ये वर्तिका, और ऊपर वाला क्या होता है, वर्तिकाग्र। तो परागण का मतलब क्या होता है, जब नर युग्मक क्या होते हैं, परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर आकर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, परागण के नाम से जानते हैं। आशा करता हूँ अच्छी प्रकार से समझे होंगे कि परागकोश से नर युग्मक परागकणों का निकलकर अंडक या स्त्री केसर के वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब आगे अपन देखेंगे कि परागण के लिए परागकणों का परागकोश से विमुक्त होना क्या होता है, आवश्यक होता है, तभी वह वर्तिकाग्र भाग पर पहुंच पाएंगे। पुनः परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण भिन्न भिन्न माध्यमों, जैसे कीटों द्वारा भी हो सकता है, वायु द्वारा भी, जल द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़, घोंघा, चींटियों द्वारा होता है। अब यह जो परागण की क्रिया दे रखी है वह इसमें बताया गया है कि जो परागकण अगर वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होती है। कई बार तो अपन कहते हैं स्वतः अगर वह क्रिया हो जाती है तो उसे अपन स्वपरागण कहते हैं, और एक होता है परपरागण, तो उसमें अन्य माध्यम की आवश्यकता, जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी, इनकी आवश्यकता होती है, वह होता है अपना परपरागण होता है। अब आगे अपन हेडिंग लगाएंगे परागण के प्रकार। तो परागण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का परागण होता है। एक तो कौन सा होता है, स्वपरागण, जिसे अपन सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं,
दूसरा होता है परपरागण, जिसे अपन क्रॉस पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम अपन देखेंगे स्वपरागण किसे कहते हैं। तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, स्वपरागणे कहते हैं। आशा करता हूँ समझे होंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब यह स्वपरागण जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। स्वपरागण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है स्वक युग्मन, एक होता है सहजातीय पुष्पी परागण। स्वक युग्मन को कहते हैं ऑटोगेमी नाम से भी अपन जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है स्वक युग्मन, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं अर्थात पुष्प अपने ही परागकणों द्वारा परागित होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वक युग्मन कहते हैं। एग्जाम्पल मटर। स्वक युग्मन जैसे मान लिया कि अपने पास यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि अपने पास क्या है, एक पौधा है और इस पौधे की शाखाओं पर क्या लगे हुए हैं, ये पुष्प लगे हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं कि ये पुष्प मान लीजिए। तो स्वक युग्मन का मतलब होता है जब एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, यानी कि इसमें एक पौधे का केवल एक ही पुष्प भाग ले रहा है तो उस क्रिया को अपन क्या कह देते हैं, ऑटोगेमी या स्वक युग्मन कहते हैं। दोबारा बताऊंगा, पौधा एक है और उस एक पौधे का केवल एक ही पुष्प भाग ले रहा है, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्वक युग्मन कहते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर आगे सहजातीय पुष्पी परागण क्या होता है वह देख लीजिए आप लोग। सहजातीय पुष्पी परागण किसे कहते हैं, जिसे जियोटोनोगेमी के नाम से भी अपन जानते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो यह परागण एक पौधे पर स्थित 2 अलग अलग पुष्पों के मध्य हो जाता है। आनुवंशिक दृष्टि से यह स्वपरागण होता है, लेकिन पारिस्थितिकी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अधिकांश वनस्पतिज्ञ इसे परपरागण भी मानते हैं। परपरागण इसलिए मानते हैं क्योंकि 2 पुष्प इसमें भाग लेते हैं, इसलिए। अब देखिए अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं जो बात समझा रहा हूँ वह समझिए। पहले वाले में अपन ने क्या देखा था, एक पादप थे, पादप की टहनियों पर लगे हुए थे पुष्प लगे हुए थे, ये मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए पुष्प लगे हुए हैं प्रत्येक पर। तो पहले वाले में तो क्या था कि एक पुष्प के परागण अगर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, यानी कि एक पौधे का एक पुष्पी परागण में भाग ले रहा है तो उसे अपन ने क्या कहा था, स्वयुग्मन कहा था। अब सहजातीय युग्मन में क्या होता है, इसमें एक पौधे के कितने पुष्प भाग लेंगे, 2 पुष्प भाग लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक पौधे के 2 पुष्प हैं तो इसमें अपन देखेंगे एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर, एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर आकर गिर रहे हैं तो उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, सहजातीय पुष्पी परागण के नाम से जानते हैं। अर्थात इसमें एक पौधे के 2 पुष्प भाग लेते हैं। वैसे देखा जाए तो आनुवंशिक दृष्टि से एक पौधा भाग ले रहा है तो यह अपन मानते हैं कि क्या है, स्वपरागण है। लेकिन जब 2 पुष्पों के अंदर क्रिया हो रही है तो अधिकांश जो बोटेनिस्ट है या वनस्पति वैज्ञानिक है इसे परपरागण की श्रेणी में भी मानते हैं। अब आगे अपन देखेंगे इसका, देखो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो उदाहरण मुख्य रूप से दे रखा है इसका। एग्जाम्पल अगर अपने देखे तो उदाहरण मक्का और ककड़ी जो है वह इसके मुख्य एग्जाम्पल दे रखे हैं सहजातीय पुष्पी परागण के। स्वक युग्मन को आपको बताया था, मटर जो होता है वह स्वक युग्मन का उदाहरण होता है और सहजातीय पुष्पी परागण का उदाहरण मक्का और ककड़ी होते हैं। अब देखो यह जो डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है इसमें भी दोनों परागण जो हो रहे हैं वह प्रदर्शित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं वह देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर। जैसे सबसे पहले अपने स्वपरागण, तो स्वपरागण में अपन देख रहे हैं कि यह एक पुष्प अपने पास, यह एक पादप है, ये इसके पुष्प लगे हुए हैं तो इसमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या हो रहे हैं,
गिर रहे हैं उसे अपन क्या कह रहे हैं, स्वकीयगमन। लेकिन जब एक पुष्प के परागण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं उसे सहजातीय पुष्पी परागण कहते हैं। आगे परपरागण आएगा तो परपरागण में क्या हो जाएंगे, दो अलग अलग क्या हो जाएंगे, पादपों के पुष्प भाग लेंगे, लेकिन पादप कैसे होंगे, समान जाति के होंगे, उसके बारे में आगे देखते हैं। तो अब जो ये स्वपरागण की जो क्रिया होती है उसके लिए युक्तियां या अनुकूलन अपन कैसे देख सकते हैं, यानी क्या क्या इसके लिए अनुकूलन देखे जाते हैं, वह देखिए स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्या पाए जाते हैं। तो स्वपरागण प्रदर्शित करने वाले पादपों में कुछ विशेष युक्तियां अनुकूलन पाए जाते हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित है। एक तो इनमें उभयलिंगिता यानी कि बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है। ऐसे पादप क्या होते हैं, सामान्य तौर पर उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं। ऐसे पादप है सामान्यतः उभयलिंगी होंगे या अपन कहेंगे उसके पुष्प कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। बात को समझिए, पादप उभयलिंगी मतलब उस पर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों लग रहे हैं, पादप के ऊपर अलग अलग लगते हैं, नर पुष्प अलग लग रहे हैं, मादा पुष्प अलग लग रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, उभयलिंगी उस पादप को कहते हैं। और जब अपन कहते हैं एक पुष्प के ऊपर ही नर जननांग उपस्थित है और मादा जननांग भी उपस्थित है तो उस पुष्प को अपन क्या कह देते हैं, द्विलिंगी कह देते हैं। तो एग्जाम्पल अपन देखेंगे मटर, ये इसका एग्जाम्पल माना गया है। दूसरा जो कारण दे रखा है अनुकूलन वह है समकाल पक्वता। तो ऐसे पौधे में पुष्प के पुमंग और जायांग, पुमंग यानी नरजन्नांग, जायांग यानी मादा जन्नांग, ये क्या हो रहे हैं, एक साथ परिपक्व है। समकाल पक्वता, सम यानी समान, काल यानी समय, पक्वता यानी परिपक्व होना, तो एक साथ परिपक्व होते हैं और परागकोश के स्फुटन के समय वर्तिकाग्रग्राही होती है। एक साथ ये जब परिपक्व हो जाते हैं तो जिस समय परागकोश का प्रस्फुटन होता है और परागकण बाहर निकलते उसी समय वर्तिकाग्र भी क्या होती है, परागण के लिए योग्य हो जाती है, जिससे अपन मानते हैं कि स्वपरागण होने की क्या रहती है, पूरी संभावना रहती है, जिससे जो स्वपरागण होने की पूरी संभावना बनी हुई रहती है। एग्जाम्पल देखे तो गुलब्बास जिसे मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं अपन, और सदाबहार कैथेरेंथस के नाम से इसे जानते हैं। तीसरा जो मुख्य रूप से अपने दे रखा है वो होता है अनुन्मील्यता, क्लाइस्टोगेमी के नाम से भी इसे जानते हैं। अनुन्मील्यता क्या होती है ये समझिए स्टूडेंट्स, कि कुछ पादपों के पुष्प कभी नहीं खिलते हैं, कभी भी खिलते नहीं है, हमेशा कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं, तो उनमें केवल स्वपरागणी क्या होता है, संभव होता है। यानी कि जो पुष्प कभी खिल ही नहीं रहे हैं तो उनके अंदर परपरागण की तो संभावना होगी नहीं, तो पुष्प अगर बंद रहेगा तो नर जननांग भी अंदर है और मादा जननांग भी अंदर है, तो कौन सी क्रिया होगी, केवल स्वपरागणी क्रिया होती है। और ऐसी क्रिया अपन देखते हैं वायोला, कनकोआ आदि पुष्पों में होती है। तो ये तो थे स्वपरागण के लिए कुछ मुख्य अनुकूलन। अब अपन बात कर रहे हैं परपरागण के बारे में, तो वह देखिए, अब ये जो परपरागण होता है वह क्या होता है, वह अपन देखते हैं परागण का दूसरा टाइप, एक तो था स्वपरागण, एक था परपरागण। तो यहाँ पर दूसरा टाइप अपने चालू हो रहा है, नोट्स में लिख लेना, परपरागण क्रॉस पोलिनेशन। जो फर्स्ट था वह था स्वपरागण जिसे सेल्फ पोलिनेशन कहा था अपन ने, फिर उसके दो टाइप देखे थे अपन ने, ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी यानी कि स्वक युग्मन और सजातीय पुष्पीय युग्मन। फिर उसके अनुकूलन आए थे उभयलिंगिता, समकाल पक्वता और अनुन्मील्यता। अब जो पोलिनेशन का सेकंड टाइप है परागण, परपरागण यानी कि क्रॉस पोलिनेशन, तो वह देखिए, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। तकनीकी रूप से इस प्रकार को सहजातीय परागण के नाम से भी अपने जानते हैं। अब देखिए यह क्या होता है, जिस प्रकार से अपन ने स्वपरागण में सहजातीय परागण पढ़ा था, लेकिन वहां पर तो क्या था, एक पौधे के दो पुष्पों के अंदर क्रिया हो रही थी, लेकिन यह क्या है, परपरागण है। अब इसे यह समझिए कि परपरागण में क्या होते हैं, दो पादप भाग लेते हैं, परपरागण में हमेशा दो पादप क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, और दोनों पादपों की जो जाति होती है
वह क्या होती है, समान होती है, यानी समान जाति के होते हैं। अगर दोनों गुड़हल है तो वह गुड़हल ही होंगे, दोनों गुलाब है तो गुलाब ही रहेंगे। ऐसा नहीं एक गुड़हल ले लिया और एक गुलाब ले लिया, तो वहां पर यह प्रक्रिया नहीं होती है। तो अब इसमें होता है क्या है, वह देखिए, मान लीजिए एक पादप तो अपने पास ये है, इस पर यह क्या लग रहे हैं, पुष्प लग रहे हैं। एक पादप अपने पास ये है, इसके ऊपर भी क्या लग रहे हैं, पुष्प लग रहे हैं। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये दो पादप है, ये फर्स्ट पादप है और ये क्या है, सेकंड पादप है। दोनों की जाति समान है, अपन ने मान लिया दोनों गुलाब के ही पौधे हैं। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, एक पादप के जो एक पुष्प, मान लिया ऊपर वाला पुष्प अपन ले रहे हैं, एक पुष्प के परागण उसी जाति के, जो दूसरा पादप अपन ने लिया उसी जाति के किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिर रहे हैं, तो उस क्रिया को अपन क्या कह रहे हैं, पर परागण के नाम से जानते हैं। उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, पर परागण के नाम से जानते हैं। तो यह क्रिया मेरे ख्याल से डायग्राम से ज्यादा समझ में आपको आ गई होगी। तो इसे आप कॉपी में भी इस डायग्राम को प्रदर्शित कर सकते हो, ताकि देखते ही समझ में आ जाए। कॉपी में जब भी डायग्राम बनाओ तो ध्यान रखना कि पहले एक डायग्राम में तो अपन ने क्या करेंगे, एक सिंगल प्लांट दिखा सकते हैं और उसमें जो स्वक युग्मन और सजातीय युग्मन दिखा देंगे। फिर आगे जब परपरागण आएगा तो दो पादपों के बनाकर उसमें अपन परपरागण प्रदर्शित कर सकते हैं, या एक साथ बनाना चाहो तो जैसे यहाँ पर मैंने ये तो परपरागण दिखा दिया, अब इस एक ही पादप में एक पुष्प पर ही क्रिया हो रही है तो वह क्या हो जाएगा, स्वक युग्मन। और अगर अपन कह रहे हैं दो पुष्पों के अंदर क्रिया हो रही है एक ही पादप के, तो वह क्या हो जाएगा, अपना सजातीय युग्मन हो जाएगा। इसे भी आप प्रदर्शित कर सकते हो। आगे देखिए, अब परपरागण के लिए कौन सी युक्तियां या अनुकूलन होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पादपों में कई प्रकार की युक्तियां, प्रयुक्ति एवं अनुकूलन सदैव परपरागण को प्रेरित करते रहे, जो निम्नलिखित है। सबसे पहले अपन बात करते हैं परपरागण किन में होगा। जो पौधे या पुष्प कैसे होते हैं, स्वबंध्य होते हैं। जो पुष्प क्या होते हैं, स्वबंध्यता, सेल्फ स्टेरिलिटी जिनमें पाई जाती है। तो कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अनुकूलता होने पर भी अंकुरण नहीं हो पाता है। इसे क्या कहते हैं, स्वबंध्यता कहते हैं। एग्जाम्पल पेसिफ्लोरा और वेटेस यानी राखी बेल, अंगूर और पिटूनिया, इनमें होता है। अब क्या समझे फ्रेंड्स, दोबारा बता रहा हूं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपन मान रहे हैं कि नरयुग्मक बन रहे हैं, उनके अंदर नरयुग्मक बन रहे हैं, परागकण बन रहे हैं, लेकिन उन परागकणों के अंदर अपन मान रहे हैं कि इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह जाकर परागण की क्रिया कर सके, अर्थात वर्तिकाग्र पर जाकर गिर सके, वहां पर वह क्रिया प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है, पर परागण की आवश्यकता होती है। तो वह होती है स्वबंध्यता, उसे अपन कहते हैं स्वबंध्यता। फिर आगे देखिए, सेकंड अपन देखेंगे एकलिंगता क्या होती है। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ डिक्लेनी यानी कि एकलिंगता। तो पादप के समस्त पुष्पों में एकलिंगता होने पर केवल पर परागण ही हो सकता है। यानी पुष्पों में एकलिंगता का मतलब क्या होता है, एक पुष्प में केवल एक ही लिंग उपस्थित है, या तो उसके अंदर नर जनन अंग हो सकता है या उसके अंदर मादा जनन अंग हो सकता है। दोनों में से अगर एक ही है तो वहां पर स्वपरागण तो होगा नहीं, उन्हें किसी दूसरे पुष्प की आवश्यकता होगी, तो वहां पर उस क्रिया को अपन एकलिंगता कहते हैं और वहां पर परपरागण ही संपन्न होता है। तो देखिए, पादप के समस्त पुष्पों में एकलिंगता होने पर केवल परपरागण ही होता है, क्योंकि उनमें एक पुष्प में नर या मादा में से एक प्रकार के जननांगी पाए जाते हैं। जैसे कई पौधों जैसे तुरई, लौकी में एक ही पादप पर दोनों प्रकार के एकलिंगी पुष्प भी लगते हैं। एक ही पादप पर अगर दोनों पुष्प लग जाते हैं, यानी नर पुष्प भी लग रहे हैं और मादा पुष्प भी लग रहे हैं, तो वो पादप तो कैसा हो जाता है, द्विलिंगी हो जाता है पादप तो, और पुष्प कैसे रह जाते हैं, एकलिंगी होते हैं। जैसे नारियल की अपन बात कर सकते हैं। इनमें अपन देखिए क्या होता है इसमें, फिर तो तुरई, लौकी में एक ही पादप पर दोनों प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। इनमें परस्पर
परागण सजातीय पुष्पीय परागण होता है, जिसको अपन यह मानते हैं स्वपरागण का प्रकार मानते हैं। यानी कि एक ही पादप पर दोनों पुष्प लग रहे हैं तो अपन मानते हैं सजातीय स्वपरागण क्या था, जिसमें एक ही पादप के दो पुष्प भाग लेते हैं, तो उसमें नर पुष्प और मादा पुष्प आपस में क्रिया कर लेते हैं, तो वह भी स्वपरागण है अपन मान सकते हैं। लेकिन इसमें परपरागण भी होता है। अब अपन मानेंगे तीसरा जो है इसके बारे में अनुकूलन, वह होता है भिन्न काल पक्वता। भिन्न यानी अलग अलग, काल यानी समय, पक्वता यानी परिपक्वन, यानी कि नर जननांग पुंकेसर, मादा जननांग स्त्री केसर का वर्तिकाग्र, यानी कि जो परागकण और वर्तिकाग्र के परिपक्वन का समय क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके कारण से इसमें एक क्रिया स्वपरागण की संपन्न नहीं होती है और परपरागण की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ पौधों के पुष्पों में पुमंग एवं जायांग भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं, इसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रोटेंड्री यानी कि पुपूर्वता। पुपूर्वता का मतलब है पु यानी पुंकेसर, पूर्वता यानी पहले, यानी जो पुंकेसर होता है वह पहले परिपक्व हो जाता है, जिससे परागकोश में जो परागकण होते हैं वह तो परिपक्व हो जाएंगे, लेकिन वर्तिकाग्र परिपक्व न हो पाने के कारण स्वपरागणी क्रिया नहीं हो पाती है और उस कंडीशन में केवल परपरागणी करवाना पड़ता है। तो जब परागकोश वर्तिकाग्र से पूर्व परिपक्व हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, पुपूर्वता कहते हैं। एग्जाम्पल गुड़हल, कपास, सूरजमुखी, आर्णी आदि में यही प्रक्रिया होती है। इसके अलावा कई बार स्त्री पूर्वता भी पाई जाती है, प्रोटोगायनी भी अपन कहते हैं, प्रोटोगायनी। तो उसमें क्या होता है, स्त्री पूर्वता यानी वर्तिकाग्र से पहले वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाएगी परागकोश से पहले। तो जब वर्तिकाग्र परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखें तो ब्रेसिकेसी और रोजेसी जो फैमिली होते हैं उसके अधिकांश प्लांट, चंपा, बरगद आदि में यही क्रिया होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं अवरुद्ध परागणता या हरकोगेमी। हरकोगेमी क्या होती है कि जब वर्तिकाग्र एवं परागकोश के मध्य किसी भी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध आ जाता है, कोई भी वर्तिकाग्र ले सकते हैं या परागकोश ले सकते हैं, तो उनके मध्य किसी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध आ जाती है, कोई संरचना आ जाती है जिसके कारण से अपन मानते हैं कि जो परागणी क्रिया नहीं हो पाती है, तो उसमें स्वपरागण तो होगा नहीं। और एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो जो कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से काफी अधिक होने के कारण इनके मध्य परागण संभव नहीं हो पाता है। यानी कि कैरियोफिलेसी जो कुल होता है उसकी वर्तिका लंबी हो जाती है और पुंकेसर छोटे रह जाते हैं, जिसके कारण से पुंकेसर में बनने वाले अपन मानते हैं जो परागकोश में नरयुग्मक बनते हैं वह वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं और स्वपरागण नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो कलियारी है, कलियारी ग्लोरियोसा जिसे कहते हैं, में परागकोश का स्फुटन इस प्रकार से होता है, तेजी से होता है कि परागकण क्या हो जाते हैं, दूर दूर जाकर गिर जाते हैं, जिससे भी अपन मानते हैं कि अपने को परपरागणी करवाना पड़ता है, स्वपरागणी नहीं होता है। फिर आगे दे रखा है विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व का मतलब क्या होता है, वर्तिका की लंबाई का अलग अलग होना। विषम यानी अलग अलग, वर्तिकात्व का मतलब वर्तिका। तो अपन देखते हैं प्रेमूला में दो प्रकार के पुष्प, प्रेमूला जो पादप होते हैं दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक पुष्प लंबी वर्तिका एवं छोटे पुंकेसर युक्त होता है, जबकि दूसरा जो पुष्प होता है वह छोटी वर्तिका और लंबे पुंकेसर युक्त होता है। अतः इनमें स्वपरागणी क्रिया संभव नहीं हो पाती है। यानी कि कभी तो वर्तिका लंबी रह जाती है, कभी पुंकेसर लंबे हो जाते हैं। दोनों की समान लंबाई न होने के कारण अपन कहते हैं वहां पर स्वपरागण नहीं हो पाता है। अतः इनमें स्वपरागण नहीं होगा, क्योंकि लंबी वर्तिका लंबे पुंकेसर के परागकण से तथा छोटी वर्तिकाग्र छोटे पुंकेसर के परागकण से ही परागित हो सकती है। क्योंकि अगर लंबी वर्तिका है तो लंबे पुंकेसर की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर, और छोटी वर्तिकाग्र है तो छोटे पुंकेसर की आवश्यकता होती है, और दोनों की लंबाई अलग अलग है, तो वहां पर स्वपरागण नहीं होगा, केवल परपरागण ही होगा। आगे देखिए फिर अब बात करेंगे अपन परपरागण की विधियां कौन कौन सी होती है उसके बारे में। देखिए हेडिंग लगा लीजिए परपरागण की विधियां। परपरागण में परागकणों के स्थानांतरण के लिए बाह्य साधनों पर निर्भरता रहती है। परपरागण में परागकणों के स्थानांतरण के लिए बाह्य साधनों पर निर्भरता रहती है। ये बाह्य साधन अजैविक जिसमें वायुमंडलीय कारक आते हैं जैसे वायु, जल वगैरह, तथा जैविक जिसमें जीव जंतु, कीट, पक्षी, जंतु हो सकते हैं।
तो परपरागण के लिए अपन मान सकते हैं अजैविक तथा जैविक कारकों की आवश्यकता होती है। इन बाह्य साधनों के आधार पर परपरागण निम्न प्रकार का हो सकता है। अब परपरागण के टाइप्स देखिए। सबसे पहले अपन देखते हैं वायु परागण, एनियोमोफिली भी अपन इसे कहते हैं या एयर पोलिनेशन के नाम से भी जानते हैं। जब परागकणों का अपन कहते हैं कि जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होता है तो उसे वायु परागण कहते हैं। और वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों के परागकण हमेशा कैसे होते हैं, ध्यान रखना, छोटे, हल्के, चिकने एवं शुष्क होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वायु परागित पुष्पों की विशेषता बताइए। तो वायु परागित पौधों के परागकण छोटे, हल्के, चिकने व शुष्क होते हैं। इनका उत्पादन अधिक संख्या में होता है। वायु द्वारा परागित होने वाली वर्तिकाग्र में भी अनुकूलन पाए जाते हैं। उत्पादन अधिक संख्या में क्यों होता है? क्योंकि ये वायु के माध्यम से दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो आधे तो क्या हो जाते हैं, रास्ते में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा मात्रा में इनका उत्पादन होता है। वायु द्वारा परागित होने वाली वर्तिकाग्र में भी अनुकूलित होते हैं, में अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे घास में रोमिल या पक्षमाबी टाइफा में ब्रुश जैसा वर्तिकाग्र पाया जाता है। घास में अपन कहते हैं रोमिल होता है जो परागकण आकर उससे चिपक जाते हैं, या पक्षमाबी प्रकार का होता है। और टाइफा में ब्रुश जैसा वर्तिकाग्र पाया जाता है जिससे जो परागकण आते हैं उड़ते हुए वह आकर उससे चिपक जाते हैं और परागणी क्रिया हो जाती है। वायु परागण के बाद में दूसरा दे रखा है मुख्य रूप से अपने जल परागण, हाइड्रोफिली। तो इसमें देखिए, जब परागकणों का स्थानांतरण जल के द्वारा होता है ना तो इसे अपन क्या कहते हैं, जल परागण कहते हैं। और सामान्यतः सभी जलीय पौधे जल परागित नहीं होते हैं। ये ध्यान रखना, सभी जो जलीय पौधे होते हैं उनमें जल परागणी क्रिया नहीं होती है। एग्जाम्पल, पोटा मोजिटोन, मीरियोफिलम वायु परागित एवं निम्फिया कीट परागित होता है। ये भी क्या है, जलीय पादप है, लेकिन अपन देखते हैं पोटा मोजिटोन और मीरियोफिलम ये पौधे जल में होते हैं, लेकिन इनमें जल परागण न होकर कैसा होता है, वायु परागण होता है। क्वेश्चन बनता है, जरूर ध्यान रखना। और निम्फिया भी क्या है, एक जलीय पादप है, लेकिन इसमें क्या होता है, कीट परागण होता है। अब ये जो जल परागण होता है ये प्राय दो प्रकार का होता है। फर्स्ट दे रखा अपने अधोजल परागण, अधोजल परागण या जलादय परागण या हाइफीड्रोफिली के नाम से भी इसे अपने जानते हैं। जब परागण जल के भीतर होता है ना तो उसे क्या कहते हैं, अधोजल परागण कहते हैं, यानी कि जल निमग्न पादपों में पाया जाता है। तो जल निमग्न पौधे जो जल में डूबे रहते हैं तो परागणी क्रिया भी जल के अंदर ही होती है। एग्जाम्पल, नाजास, सिरेटोफिलम, जोस्टेरा आदि जल निमग्न पौधे होते हैं जिनमें केवल अधोजल परागणी पाया जाता है। अब दूसरा होता है अधिजल परागण या जल पृष्ठ परागण। तो इसमें देखो क्या होता है, जब पुष्प का परागण जल की सतह पर होता है तो इसे अधिजल परागण कहते हैं। यानी कि यह क्या होते हैं, जल में तैरने वाले पौधे होते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं। जैसे वेलिस्नेरिया पादप आता है, वह जल की सतह पर तैरने वाला पादप होता है, तो उसमें अपन इसी प्रकार का परागण देखते हैं, अधिजल परागण जो जल की सतह पर होता है। तीसरा जो परागण की विधि दे रखी है वह क्या है, कीट परागण दे रखा है, यानी कि एंटेमोफिली के नाम से। एंटोमोफिली कीट परागण, कीटों के द्वारा। तो अनेक प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खी, पतंग, तितली, टांटिया, बिट्टल आदि कीट परागण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और एक अनुमान के अनुसार लगभग 80% जो कीट परागण होता है, 80% जो कीट परागण होता है वह किनके द्वारा होता है, वह मधुमक्खियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा कि 80% तक याद रखना कि जो कीट परागण होता है उसमें मधुमक्खियां योगदान करती है। कीट परागित पादप के पुष्प कैसे होते हैं, ये कीट परागित पादप के पुष्प प्राय रंगीन, चमकदार, मकरंद तथा गंधयुक्त होते हैं और आकर्षक होते हैं। तभी कीट इनकी ओर क्या होते हैं, इनको देखकर आकर्षित होते हैं। और कुछ कीट परागित पादप होते हैं जैसे सरसों, साल्विया, आर्किड, साग आदि, इनमें अपन कहते हैं कीट परागणी क्रिया होती है। अभी कीट परागण होता कैसे है ये देख लीजिए आप, थोड़ा सा बोल रहा हूँ समझ जाना।
कीट परागण का मतलब होता है कि मान लीजिए कीटों की विशेषता होती है कि वह क्या होते हैं, रंग को देखकर आकर्षित होते हैं। तो अपन देखते हैं कि पुष्पों के जो दल या पंखुड़ी होते हैं उनके रंग क्या होते हैं, काफी अट्रैक्टिव होते हैं, जो कीटों को आकर्षित करते हैं। जब पुष्प इनके ऊपर आकर बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, इनका रस चूसते हैं फूलों का और मकरंद प्राप्त करते हैं। और मकरंद प्राप्त करते हैं तो पुष्प कीट को क्या होता है, पुष्प के अंदर तक जाना पड़ता है। पुष्प के अंदर तक अपन कह सकते हैं कि लगभग पुष्पों में जो पुष्पासन भाग होता है उसके आसपास उन्हें मकरंद की प्राप्ति होती है। तो वह कीट के अंदर तक प्रवेश करते हैं। अब वह पुष्प के अंदर तक प्रवेश करते हैं कीट, तो उनके पंखों के या शरीर से क्या हो जाते हैं, जो नरयुग्मक परागकण होते हैं वे क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और बाद में वही कीट उड़कर किसी दूसरे पुष्प पर जाकर बैठते हैं तो वहां पर संयोगवश वह परागकण क्या होते हैं, जड़कर उनकी वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और कीट परागणी क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से कीट परागणी क्रिया होती है। कीट परागण के बाद में जो चौथी विधि है वह है पक्षी परागण। पक्षियों के द्वारा, ऑर्निथोफिली के नाम से अपन इसे जानते हैं। तो अनेक उष्ण कटिबंधीय पौधे पक्षियों द्वारा परागित होते हैं। इनमें पुष्प कैसे होते हैं, नलिकाकार होते हैं। एग्जाम्पल तंबाकू, निकोटियाना कहते हैं, प्याले नुमा, उदाहरण बोतल ब्रूस, कैलिस्टोमोन, अथवा कुंभाकार देखे तो एरिकेसी कुल के पौधे होते हैं। ये पुष्प चमकदार और आकर्षक और मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद से आकर्षित होकर आए पक्षियों की चोंच व शरीर से परागकण क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इनके शरीर से क्या होंगे, जो परागकण होंगे वह चिपक जाते हैं तथा इनके साथ ही दूसरे पौधों तक पहुंचे जाते हैं। चिपक जाएंगे और इनके साथ ही दूसरे पौधे तक पहुंच जाएंगे। प्रमुख परागकर्ता पक्षी देखिए कौन कौन से होते हैं, गुंजन पक्षी जिसे हमिंग बर्ड कहते हैं, यह परागण में सहायक। फिर शकरखोरा, सनबर्ड कहते हैं, तथा नेक्टिराना। कुछ पक्षी परागित पादपों के अन्य उदाहरण देखें तो सेमल पादप है, ये पक्षी परागित। पहले तो अपन ने देखे थे परागण करने वाले पक्षी गुंजन पक्षी, शकरखोरा और नेक्टिराना। अब देख रहे हैं अपन उन्हें पक्षी परागित पादपों के नाम। तो इनमें सेमल है, बिग्नोनिया होता है, प्लास होता है और रक्तमदार, ये सब इसी के एग्जाम्पल माने जाते हैं जिनमें पक्षियों द्वारा ये क्रिया होती है। और 5 नंबर की जो विधि है अपने वह क्या है, चमगादड़ के द्वारा भी अपन कहते हैं परपरागणी क्रिया होती है, जिसे अपन चेरो पिटेरोफिली के नाम से जानते हैं। तो चमगादड़ रात्रिचर, स्तनधारी, उड़ने वाला जंतु होता है तथा मकरंद एवं कीट पतंगों की खोज में पुष्पों पर बैठता है या पुष्पों पर जाता है। कुछ पौधों में पुष्प रात्रि में खिलते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद स्त्राव भी करते हैं। चमगादड़ इन पौधों के परागण में क्या होता है, सहायक होता है। अब ये पौधे कौन कौन से होते हैं, अगर एग्जाम्पल इनके देखें तो कदम, कचनार, बालम खीरा और गोरख इमली आदि अपन मानते हैं कि ये पौधे माने जाते हैं जिनमें चमगादड़ के द्वारा यह परागणी क्रिया होती है। तो जरूर याद रखना, कई बार छोटा क्वेश्चन हो जाता है कि नहीं 2 ऐसे पादपों के नाम बताइए जिनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। तो अपने को नोट्स में इन सभी के नाम लिखने हैं। अब आगे अपन देखेंगे कुछ पौधों जैसे सर्प वृक्ष अपन कह सकते हैं, एवं कुछ आर्किड में घोंघों द्वारा, जबकि गुलमोहर तथा सेमल इसमें पक्षी परागण भी होता है, गिलहरी द्वारा भी परागण होता है। जैसे सर्प वृक्ष होता है, इसमें अपन कह सकते हैं सांप के द्वारा भी अपन मान सकते हैं कि परागणी क्रिया होती है, सांप वगैरह आते हैं उसमें। फिर अपन देखते हैं रात की रानी पुष्प वगैरह भी आते हैं तो उसमें ये क्रिया होती है। कुछ आर्किड होते हैं, आर्किड अपन कह सकते हैं आम के पादप पर उगते हैं, तो आर्किड में घोंघों के द्वारा, जबकि गुलमोहर तथा सेमल जो होते हैं उनमें गिलहरी के द्वारा भी अपन मानते हैं परागणी क्रिया होती है। तो ये यहाँ पर अपने परागण का टॉपिक जो होता है वह समाप्त होता है और आशा करता हूँ टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो अपने जो ग्रुप है उसमें या कमेंट्स में आप मेरे को पूछ सकते हो, लेकिन आपको क्या करना, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को समझना है और नोट से लिखने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और लाइक के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने भी
आपकी नज़र में बायोलॉजी के स्टूडेंट है, 12th बायोलॉजी के, उन सब के पास अपना वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि लॉकडाउन में पढ़कर सभी को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और जो चैनल पर पहली बार आए उन्हें कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि डेली में ये वीडियो अपलोड करता हूँ। 12th एजी बायो के और 12th बायोलॉजी के, इनके प्रत्येक के एक एक वीडियो डेली अपलोड होते हैं, जिन्हें आप देखकर नोट्स बनाकर अच्छी प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक निषेचन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।